नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है FMEA मतलब फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। अगर सरल भाषा में मैं बोलूँ तो FMEA करने के लिए हमें मानकर चलना होगा कि क्या गलत हो सकता है और उस गलत को रोकने के लिए या फिर उस गलत को कम करने के लिए या फिर उस गलत से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। FMEA को करने के लिए जो डिटेल स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि FMEA को करने के लिए हमें 7 स्टेप्स का पालन करना होगा। और FMEA करते समय हमें 6 सवाल खुद से पूछने होंगे। फेलियर कभी भी और कहीं भी हो सकती है, ऐसा हमें मानकर चलना होगा और FMEA को करना होगा। इसी की चर्चा मैंने विस्तार से इस वीडियो में की है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में अच्छे से जानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। FMEA क्या है? FMEA क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का काफ़ी तरीकों में से एक व्यवस्थित तरीका है जो कि प्रोसेस ओनर को तैयार रखता है कि फेलर्स कभी भी हो सकते हैं, जिससे कि प्रोसेस ओनर उन फेलर्स से बच सके और उन फेलर्स की एक लिस्ट बना ले जो भी फेलर्स और विफलताएं हो सकती हैं। फेलर मोड वे तरीके हैं जिससे प्रोसेस में फेलर्स आ सकती हैं और इफ़ेक्ट्स वो हैं जो कि इन फेलर्स से बर्बाद करने के या नुकसान भरे नतीजे आ सकते हैं। इन नतीजों से हमारे कस्टमर्स बहुत गहरे तरीके से प्रभावित हो भी सकते हैं। FMEA इसलिए एक तरीका है कि जिसमें कि फेलर मोड को पहचाना जाए और प्राथमिकता दी जाए और साथ ही इन फेलर मोड्स को रोका भी जा सके। अब FMEA के फ़ायदों की बात करते हैं। इससे हम फेलियर मोड्स को पहचानते हैं और अच्छे से यह पता लगाने में सक्षम होते हैं कि हमारे प्रोसेस में कहां से कोई फेलियर आ सकता है। हमें हमारे प्रोसेस के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है और हमारे कस्टमर्स को काफ़ी प्रभावित करता है। FMEA हमें उन प्रोसेस फेलियर्स को पहचानने में भी मदद करता है जिन फेलियर्स को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आते हैं उदाहरण पर कि FMEA कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण। एक मैनेजर या प्रबंधक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक जगह से दूसरी नई जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो वह चाहेगा कि ट्रांसफ़र बहुत ही सहजता और ईजिली हो सके और किसी भी तरह के उसे कोई सरप्राइजेस ना मिले। अगला उदाहरण है डिज़ाइन। एक डिज़ाइन इंजीनियर यह सोचने में सक्षम होता है कि प्रोडक्ट के सभी तरीके जिससे कि वह डिज़ाइन किया जा रहा है उसमें फेलियर आ सकता है, तो उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता और उसकी स्थिति को कैसे मजबूत बनाया जा सके जिससे कि प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो। अब बात आती है FMEA की ज़रूरत ही क्या है। FMEA एक ऐसा तरीका है जो हमारे प्रोसेस को और बेहतर करता है और जो भी फेलियर्स और रिस्क होने वाले हैं किसी भी प्रोसेस और डिज़ाइन डेवलपमेंट में उनको पहले से ही पहचान लेते हैं और बाहरी और आंतरिक रूप से कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है और हर तरह से फेलियर से बचाव करता है। अब बात आती है कि FMEA करना कब है। FMEA हमें प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही करना चाहिए और जब कभी नया सिस्टम या प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस डिज़ाइन किया हो या फिर पहले से ही बने प्रोसेस डिज़ाइन में कोई चेंज करना हो तो तभी हमें FMEA जरूर करना चाहिए। अब आते हैं FMEA के टाइप्स पर। पहला है डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन को पहले एनालाइज करना है, फिर प्रोडक्शन के लिए देना है और साथ ही प्रोडक्ट फंक्शन के सिस्टम और सब सिस्टम को पहले से ही डिज़ाइन स्टेजेस में एनालाइज करना होता है। दूसरा टाइप है प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को एनालाइज करना है जिसके लिए जिसको हमें लागू करना है। और अब मैं आपको FMEA करने के 7 बेसिक स्टेप्स बताता हूँ। तो पहला स्टेप है कि प्रोसेस को सिलेक्ट करना जिसको कि एनालाइज करना है। उस प्रोसेस में हमें होने वाली प्रॉब्लम को पहचानना है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी सिस्टम में या प्रोसेस में हो सकते हैं। प्रॉब्लम वाले किसी भी प्रोसेस को सिलेक्ट करने के बाद हमें एक टीम सिलेक्ट करनी है। यह टीम ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की या जो लीड करने वाले हैं टीम को वो टीम मेंबर्स को आमंत्रित करेंगे। टीम को सिलेक्ट करते हुए हमें अपने दिमाग में यह बात ज़रूर रखनी है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो लोग इस प्रोसेस को में ज़रूर शामिल हों और उन्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोसेस को एनालाइज करने की अब हमारे पास एक प्रोसेस है कि जिसको कि एनालाइज करना है और उसके लिए एक टीम भी है। तो अब तीसरा स्टेप है कि प्रोसेस के डिटेल में और क्लियर में सभी बातें सबको बतानी होंगी। इससे यह होगा कि जो लोग टीम में हैं उन्हें यह मालूम चल सकेगा कि उन सभी को प्रोसेस स्टेप्स में उन्हें क्या एनालाइज करना है और इससे यह भी होगा कि सभी का फोकस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में रहेगा।
अब आते हैं चौथे स्टेप पर। अब यह देखना है कि हर प्रोसेस स्टेप में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और जो टीम मेंबर्स इस प्रोसेस में डायरेक्टली शामिल होंगे वे प्रॉब्लम को बताएंगे जो प्रॉब्लम आएगी या आ सकती है। अब हमने प्रॉब्लम्स को भी एक लिस्ट बना लेनी है। तो अब आते हैं 5वें स्टेप पर। अब जो हमारा फोकस होगा वो उन प्रॉब्लम्स पर होगा जो प्रॉब्लम्स आती हैं या कभी कभार आ सकती हैं, लेकिन उनका सिस्टम या प्रोसेस पर गहरा असर ज़रूर पड़ता है और हमें यह भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। अब है छठा स्टेप। तो टीम अब ये देखेगी कि वो कितना बेहतर बदलाव या प्रॉब्लम या रिस्क को कितने हद तक कम कर सकते हैं और किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब है 7वां और आखिरी स्टेप, असेसमेंट। अब टीम को ज़रूरत है मेज़र और इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करने की जो कामयाबी टीम ने रिस्क को कम करने में या रोकने के लिए लगाई की है उसको किस हद तक वो कर पाए हैं। तो यह सब या FMEA के 7 बेसिक स्टेप्स के बारे में। अब आपको ध्यान होगा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको FMEA करते समय 6 प्रश्नों का हमेशा ध्यान रखना है। तो अब मैं उन 6 प्रश्नों का डिस्कशन या चर्चा करता हूँ और साथ ही आपको रिस्क प्रायोरिटी नंबर मतलब RPN की कैलकुलेशन के बारे में भी बताऊँगा, जो कि हम आपको FMEA करते वक्त सभी फेलियर मोड्स को जानने में मदद मिलेगी। अब टीम एक संख्या या न्यूमेरिक वैल्यू देगी जिससे कि हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर या फिर RPN कहते हैं और इसके लिए हम इसको पता लगाएंगे। इसके 3 पैरामीटर या मापदंड हैं जिन्हें कि हम लोग नंबर देंगे। पहला है सीवियरिटी यानी कि कठिनाई, दूसरा है अकरेंस मतलब घटना और तीसरा है डिटेक्शन मतलब खोज। तो हम FMEA के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने में एक लिस्ट बनाते हैं। इस लिस्ट में सभी पोटेंशियल फेलियर मोड्स या संभावित कारणों को प्रश्न करते हुए लिखेंगे कि क्या क्या गलत हो सकता है। इसके बाद फेलियर से होने वाले पोटेंशियल इफेक्ट या संभावित प्रभावों को पहचानें और सवाल करें कि इन सब फेलियर से क्या नतीजे होंगे और क्या होगा अगर ये फेलियर हो जाएंगे। तो अब हमने पोटेंशियल फेलियर मोड और उसके इफ़ेक्ट्स को जान लिया है, मतलब हमने प्रॉब्लम और उसके प्रभावों को जान लिया है। अगर फेलियर में एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट या प्रभाव होते हैं तो हमें उन सबको भी मेंशन करना होगा या उनको उल्लेख करना होगा और उन इफ़ेक्ट्स और उनके कारणों की पहचान के लिए हम फिशबोन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स की सीवियरिटी या कठिनाई पर और सवाल करेंगे कि कितना गहरा असर प्रोसेस और कस्टमर पर इस इफ़ेक्ट का पड़ सकता है। इसके लिए हम 1 से 5 के बीच का एक नंबर देंगे। 1 नंबर होगा कम से कम सीवियरिटी और 5 का मतलब होगा अधिक से अधिक सीवियरिटी। तो अब हमारे पास सीवियरिटी के लिए रेटिंग आ जाएगी। अब हम आते हैं संभावित प्रभाव के कारणों पर। यह हम फिर सवाल करते हुए मालूम करेंगे कि फेलियर कैसे हो सकती है और किस कारण से ये फेलियर होगा। सभी संभावित कारणों की लिस्ट बनाने के बाद अब हम अकरेंस की संभावनाएं पता लगाएंगे, फिर से सवाल करते हुए कि कितनी बार ये फेलियर आ सकता है। फिर उसकी भी 1 से 5 के बीच में हम रेटिंग देंगे या अंक देंगे। 1 का मतलब है कम से कम संभावना और 5 का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा या काफ़ी संभावना। तो अब हमारे पास अकरेंस की भी रेटिंग आ गई। अब आते हैं अगले स्टेप पर। हमने देखा कि हमारे वर्तमान में क्या सिस्टम है और क्या हम इस फेलियर को रोक सकते हैं या नहीं। इससे हमें प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या प्रॉब्लम को खोज करेंगे। तो हमें यहाँ ये देखना है कि हम प्रॉब्लम को खोज सकते हैं या नहीं, या हम इतने सक्षम हैं कि इस फेलियर को हम खोज सकेंगे। उसी हिसाब से हमें 1 से 5 तक का स्कोर देना है। 1 का मतलब खोजना आसान है और 5 का मतलब खोजना बहुत कठिन है। तो अब डिटेक्शन की भी रेटिंग अब हमारे पास आ गई है। अब आते हैं आखिरी स्टेप पर, मतलब अब हमें RPN यानी रिस्क प्रायोरिटी नंबर का पता लगाना है। ये हम पता लगाएंगे जो हमारी 3 तरह की रेटिंग आई है उसके आपस में मल्टीप्लाई या गुणा करके, जैसे कि सीवियरिटी को अकरेंस और अकरेंस को डिटेक्शन से हम गुणा करेंगे। इससे हमें क्या है सीवियरिटी को कंट्रोल, इससे क्या हमें RPN यानी रिस्क प्रायोरिटी नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक खास बात ध्यान वाली है कि सीवियरिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस रेटिंग सिस्टम से मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि अगर तीनों को गुणा करने के बाद न्यूनतम स्कोर आएगा वह 1 होगा और अधिकतम स्कोर 125 होगा, क्योंकि
हम एक से एक को और एक से एक को यानी कि अक्रेंस सिवियरिटी डिटेक्शन तीनों में अगर एक एक आया है तो तीनों का गुना आकर एक आएगा। और अगर तीनों में 5 आया तो 5 को 5 से यानी 25 और 25 को 5 से 125, तो ये क्या अधिकतम स्कोर होगा। तो आज FMEA के बारे में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास फ्यूचर में नोटिफिकेशन आते रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।